हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ बोलना है, कुछ कहना है। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो को लेके कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर देखिए, वैसे तो आपको नोट्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन, फिर भी अगर आपको मेरी वीडियोस के नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कल हमने कहाँ पे इसको एंड किया था? इंडस्ट्री हम पढ़ चुके थे, आज हमें पढ़ना था कॉमर्स के बारे में। ठीक है, तो कॉमर्स आप सभी जानते हैं क्या मीनिंग होता है कॉमर्स का। देखिए, कॉमर्स क्या होता है, बेसिकली एक एक्टिविटी होती है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो कि ये एक एक्टिविटी है जो हमारी हेल्प करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में या फिर सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में। देखिए, इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्री होती है वो गुड्स बनाती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। फिर चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या फिनिश्ड गुड हो या और कोई गुड्स हो, लेकिन उन गुड्स को फर्दर आगे अपने कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन करता है? वो हम करते हैं कॉमर्स के थ्रू। कॉमर्स एक बिजनेस के अंदर आने वाला एक टर्म है, एक बड़ा टर्म है जो वर्ल्ड वाइड काम करता है। ठीक है, तो एक जगह पे अगर गुड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, या फिर क्या कह सकते हैं, आप इस तरीके से समझिए कि इंडस्ट्री में अगर कोई गुड्स बन रहा है तो कंज्यूमर्स को कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने क्या गुड्स बनाया या इंडस्ट्री ने क्या गुड्स बनाया है या क्या गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके लिए क्या चीज़ अवेलेबल है क्या नहीं है। तो वो चीज़ बताने में, कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड कराने में, उन तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? कॉमर्स हमारी हेल्प करती है। कॉमर्स के अंदर दो एक्टिविटीज़ आती हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ठीक है, तो जैसे कि आप इस चार्ट को नोटिस कर सकते हैं, इसमें ट्रेड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिनको हम आगे पढ़ेंगे अभी, और एड्स टू ट्रेड के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉमर्स आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि जो भी हमारे क्या कहते हैं, जो भी हमारी रुकावटें होती हैं, जैसे कि गुड्स को पहुंचाने में कंज्यूमर तक, तो उन सभी रुकावट, जैसे कि प्लेस की रुकावट हो गई या नॉलेज की या फिर स्टोरेज की, जो भी तरीके की हमारी जो कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में कौन हमारी हेल्प करता है? कॉमर्स हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ट्रेड्स की तरफ। तो ट्रेड्स के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। ठीक है, कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री reach the ultimate consumer only because of commerce. Commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of the ultimate consumer. सॉरी, मैंने इसमें गुड्स लिखना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी। Commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods of the ultimate consumer. ठीक है, consumer are not aware of what kind of goods are produced by the manufacturer, so all these problems, example hindrance of place, hindrance of knowledge, hindrance of storage, are solved by the कंज्यूमर। देखिए, कंज्यूमर्स को नहीं पता होता कि किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में या कौन कौन से गुड्स अवेलेबल हैं, तो कॉमर्स हमारी हेल्प करती है। आप देखते होंगे कि एडवर्टीज़मेंट के थ्रू हम दूसरों को नॉलेज देते हैं कि इस तरीके का प्रोडक्ट है मार्केट में, उसको इस तरीके से यूज़ करना है या ये ऐसे अप्लाई होता है। बहुत सारे एड्स देखे होंगे, रेडियोज़ पे भी एड्स आते हैं, टीवी पे ऐड आते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया सब जगह ऐड आते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें मतलब कॉमर्स का क्या टास्क होता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल्स। कॉमर्स के क्या रोल्स होते हैं?
तो मीनिंग से ही आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। उसको और अच्छे से समझने के लिए हम रोल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ अ पर्सन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब पर्सन कैसे, मतलब इस पॉइंट का ये क्या कहना चाहता है, ये पॉइंट हमें डिफाइन कर रहा है कि सपोज़ कीजिए कि मार्केट में कोई गुड आया है, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट आया है, ठीक है, ऐसा सपोज़ कीजिए। तो आप तक वो गुड्स कैसे पहुंचेगा, ठीक है, इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरर से आप तक कैसे पहुंचेगा वो गुड्स। तो उस गुड्स को पहुंचाने का, एक पर्सन से, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक उस गुड्स को पहुंचाने का जो काम है, जो रोल है, वो कौन पूरा करता है? कंज्यूमर, ठीक है। एक लिंक होता है इनके बीच में जिसको हम कॉमर्स एक लिंक है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। कि आपने देखा होगा, सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, आपने कोई फूड ऑर्डर किया ऑनलाइन, ठीक है। अब आपने फूड ऑर्डर किया ऑनलाइन, तो वो फूड जो बना रहा है वो प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, और आप कौन हो गए? कंज्यूमर। तो आप तक, प्रोड्यूसर से लेके आप तक फूड कैसे पहुंचेगा? अगर कोई डिलीवरी मैन आता है, ठीक है, लेने के लिए, या आप लेने जाते हो, ठीक है, तो बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही है गुड्स को पहुंचाने में, करने में, तो वो कौन मदद करता है? कोई डिलीवरी मैन आता है। तो ये पूरी जो एक एक्टिविटी होती है, ये किसके थ्रू होती है? कॉमर्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कैसे कि आपने सुना होगा कि हम एक सिटी से दूसरे सिटी में सामान को पहुंचाते हैं, गुड्स को पहुंचाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो प्लेस का जो डिस्टेंस है, इसको दूर करने में कौन हमारी हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, मान के चलो आप मुंबई में रहते हैं और मुंबई से पुणे शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर मुंबई से आप दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको सामान अपने घर का एक जगह से दूसरी जगह लाना है, तो वो कैसे आएगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है टाइम। अब टाइम कैसे? किसी भी प्रोडक्ट का आप समझ सकते हो, सीज़न के थ्रू आप ले सकते हो कि आपको पता है कि अलग अलग टाइप के सीज़न, विंटर, समर, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ विंटर में चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ विंटर में प्रोड्यूस करने वाली जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वार्म क्लोथ हैं, वो विंटर में मिलेंगे, और समर वाली जो कपड़े हैं वो आपको समर में मिलेंगे। तो ये जो टाइम जो लगता है प्रोडक्ट का अकॉर्डिंग टू द टाइम, इसको भी मदद करता है कॉमर्स, हमारी इसमें भी मदद करता है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई गुड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीज़न में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गेहूँ हो गए, या चावल हो गए, या दाल हो गए, या गन्ने हो गए एक तरीके से, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना, गर्मियों में मैंगो का मौसम है, या फिर तो आपने देखा होगा कभी कभी हमें सर्दियों में भी वो चीज़ मिल जाती है जो गर्मियों में अवेलेबल होती चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे उस टाइम पे कैसे अवेलेबल होती है? वो इसी तरीके से अवेलेबल होती है कि हम उसको उस टाइम पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उस टाइम पे स्टोर करने के बाद हम उसको जब चाहें उसको अवेलेबल करा सकते हैं। आपने सुना होगा वेयर हाउस में हम काफ़ी सारी गेहूँ, चावल और सब्जियां वगैरह हम स्टोर करके रख लेते हैं, फिर उसको उस सीज़न में निकालते हैं जब भी हमें चाहिए होता है। थ्रू द ईयर, पूरे साल हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, इसके बाद पॉइंट है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है कि जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में हम क्या चीज़ देते हैं? मनी, ठीक है। तो उसके बदले में हमें कुछ देना होता है। तो ये एक सिंपल सा टर्म है कि एक्सचेंज के लिए हम कह सकते हैं कि जो हिंड्रेंस है, इसको रिमूव करने में हेल्प करता है कॉमर्स। हमारी गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रही है, उसको अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ पे करना होता है मनी के टर्म में, ठीक है।
इन चीज़ों में हमारी कभी कभी तो कैश हम टर्म करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट चल गए हैं, बैंक है, बैंक हमारी हेल्प करता है ऑनलाइन पेमेंट करने में, नेट बैंकिंग करने में, या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क से आप क्या समझते हैं कि अनसर्टेनिटी रहती है एक, जब भी हम कोई बिजनेस अपना रन कर रहे हैं तो उसमें एक हर टाइम पे कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रहती है, तो उसको रिमूव करने में कैसे हेल्प करता है कि आपने सुना होगा इंश्योरेंस करा के रखती हैं बहुत सारी कंपनियां, इंश्योरेंस करा के रखती हैं बहुत सारी कंपनियां, जिससे कि आगे अगर उनको कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, उनके बिजनेस में आग लग गई या फ्लड आ गया, या फिर कोई डैमेज हो गया, कोई चोरी हो गई, कुछ बड़ा नुकसान हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उससे हेल्प करने में, उससे निकलने में इंश्योरेंस हमारी हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज कैसे हुआ? एडवर्टाइजिंग। इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, आपने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, या लोग पैम्पलेट्स बांटते हैं, या फिर टीवी पे ऐड आते हैं, या ऑनलाइन ऐड आते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? ऑफ कोर्स हमें नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं अवेलेबल हैं जो हम उनको एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए, ये एक चेन है जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। उससे पहले हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ, ये वाला चार्ट। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉमर्स तो आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद कॉमर्स दो पार्ट में डिवाइड करी है हमने, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर दो तरीके के ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड में क्या आता है? इंटरनल ट्रेड में आता है कोई भी एक्टिविटी, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी, जो कि हम अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर करते हैं। ठीक है। इसको हम होम ट्रेड भी बोलते हैं। तो जैसे कोई भी एक्टिविटी हम बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी अपनी इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? इंटरनल ट्रेड। ठीक है। उससे पहले अगर आपको ट्रेड का मीनिंग नहीं पता है, वैसे तो आपको पता ही होगा ऑफ कोर्स, पर फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ट्रेड का सिंपल सा मीनिंग होता है कि बाइंग और सेलिंग करना गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है। ट्रेड होता है ये एक एक्टिविटी होती है जो हमारे मैन्युफैक्चरर तक उस सामान को या सर्विस को, प्रोडक्ट को और सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाती है। ठीक है। उसके बाद होलसेल आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बल्क में उसको परचेज़ करते हैं मैन्युफैक्चरर से, और देन उसको सेल करते हैं बल्क में ही रिटेलर को, तो ये चीज़ जो एक्टिविटी आती है ये होलसेल में आती है। ठीक है। ज़्यादातर तो होलसेलर जो रहते हैं वो एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, बट कभी कभी 2 भी प्रोडक्ट हो जाते हैं, 3 भी प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो होलसेल का मीनिंग समझते हैं कि बल्क में हम मैन्युफैक्चरर से कोई गुड्स खरीद रहे हैं और उसको स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को देते हैं। ठीक है। ज़्यादातर वो होलसेलर क्या करते हैं, कैश दे के मैन्युफैक्चरर से अपना गुड खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, और उसको कैश में या फिर क्रेडिट पे रिटेलर को सेल करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। और रिटेलर्स क्या होते हैं? रिटेलर्स होते हैं जो एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, होलसेलर से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। रिटेलर जाता है होलसेलर के पास और उससे कहता है कि भाई इतना हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, और अलग अलग होलसेलर से वो थोड़े थोड़ा करके सब तरीके का प्रोडक्ट लेके कंज्यूमर को पहुंचाते हैं। जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे जो रिटेल शॉप होती हैं, वो क्या करती है, उस पर सब तरीके का सामान मिलता है। आपको अगर डेली नीड्स चाहिए तो मिल जाएगा, या स्टेशनरी चाहिए तो मिल जाएगा, या फिर कोई भी वॉशिंग वाली नीड्स चाहिए तो मिल जाएगा, या क्लीनिंग वाली, बाथरूम वाली, कोई भी तरीके का आपको, या फिर दाल, चीनी, आटा, चावल कुछ भी चाहिए तो वो चीज़ आपको सब चीज़ें अवेलेबल होती है रिटेल शॉप पे। तो वो लोग क्या करते हैं, होलसेलर के पास से जाके स्मॉल क्वांटिटी में हर तरीके का प्रोडक्ट अपने शॉप पर प्रोवाइड कराते हैं कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये साइकिल समझेंगे कि यहाँ से
कोई रॉ मटेरियल है जो सप्लायर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसको एक प्रोडक्ट फिनिश गुड में प्रोड्यूस करता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं या फिर होलसेलर कह सकते हैं, उसको प्रोवाइड कराता है और होलसेलर से वो चीज़ जाती है रिटेलर के पास एंड देन रिटेलर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये जो एक साइकिल होती है, ये बेसिकली नॉर्मल साइकिल है जो चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद होलसेलर रिटेलर आपको समझ में आ गया। एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में हम बात करते हैं। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या हो गया, जस्ट अपोजिट इंटरनल ट्रेड, ठीक है। अगर हम अपनी जोग्राफिकल लिमिट्स या बाउंड्रीज के बाहर जाके ट्रेड करते हैं, गुड्स और सर्विसेज सेल आउट करते हैं या परचेज करते हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड में आता है, ठीक है। इंडिया से बाहर अगर हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड आ जाएगा। किसी और कंट्री के साथ हम कर रहे हैं, या एक कंट्री के साथ भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ भी हम एक्सटर्नल ट्रेड कर सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप्स आते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रपोर्ट। एक्सपोर्ट आप सभी समझते हैं, जब हम अपनी कंट्री में से सामान दूसरी कंट्री में सेल आउट करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में से मान के चलो हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज हम बाहर की कंट्रीज़ को प्रोवाइड करा रहे हैं, यूएसए हो गया या फिर चाइना हो गया, चाइना का नाम तो नहीं लेना चाहिए ऑफ कोर्स, कह सकते हैं जापान हो गया, अलग अलग कंट्रीज़ में जो हम अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। इम्पोर्ट क्या हो गया, बाहर की किसी और कंट्री से हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज अपनी कंट्री में बुला रहे हैं तो वो हमारा एक तरीके से इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। कोई भी गुड्स मंगा रहे हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं या कोई सर्विस मंगा रहे हैं तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब जो कंट्रीज़ हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करती हैं, ऑफ कोर्स अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर हम बाहर से कुछ टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं तो वो इंपोर्ट करना हमारी जो कंट्री हो गई उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। उसी तरीके से एंट्रपोर्ट क्या होता है, एंट्रपोर्ट होता है बेसिकली एक कंट्री से लिया और दूसरी कंट्री में उसको बेच दिया, ठीक है। इसको आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ सकते हैं कि 3 कंट्री हैं, जापान, इंडिया और यूएसए, ठीक है। ये 3 कंट्री हैं। तो इंडिया मीडिएटर है। इंडिया ने क्या किया, कोई प्रोडक्ट जापान से ख़रीदा और उसको यूएसए में सेल आउट कर दिया, तो ये हमारा आ गया एंट्रपोर्ट में, ठीक है। कि अपने पास नहीं रखा है, उसको कंज्यूम करने के लिए नहीं ख़रीदा, उसको वापस से सेल आउट करने के लिए इंडिया ने जापान से कोई प्रोडक्ट दोबारा से सेल आउट करने के लिए ख़रीदा है और उसको उसने यूएसए में सेल आउट कर दिया, तो ये हमारा एंट्रपोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे ईट्स टू ट्रेड। ईट्स टू ट्रेड बेसिकली क्या होती है, सर्विस सेक्टर होती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ईट्स टू ट्रेड ये हमारी जो भी एक्टिविटी हम ट्रेड में करते हैं उसमें मदद करते हैं ईट्स टू ट्रेड। एक्सटर्नल हो गया या इंटरनल ट्रेड हो गया या होलसेल रिटेलर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ भी कह लीजिए, उन सब में जो हमारी हेल्प, स्मूथ प्रोसेस को स्मूथ करने में जो हमारी हेल्प करता है वो होते हैं ईट्स टू ट्रेड, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। अगर हमें एक गुड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा, चाहे वो आपको कंट्री से बाहर पहुंचाना है या विद इन द कंट्री पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन उसमें एक बड़ा रोल निभाता है। वेयर हाउसिंग आप सभी समझते हैं, स्टोरेज करने के लिए, प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए मदद करता है। क्या आज के सीज़न में हमने इसको स्टोर करके रखा है और बाद में इन फ्यूचर हमें उस गुड्स की ज़रूरत है तो हम उसको निकाल के स्टोर हाउस से सेल कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग आपको समझ में आता है कि नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं हम कि देखो ये तरीके की हम सर्विसेज या ये तरीके के गुड्स और ये एक तरीके का प्रोडक्ट है हम प्रोवाइड कराते हैं और उसका ये क्वांटिटी है या इस तरीके से यूज़ होता है। ओके, एडवर्टाइजमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब इंश्योरेंस आप समझते हैं कि इंश्योरेंस हमारी कैसे हेल्प करता है। कोई भी प्रोडक्ट होता है, हम अनसर्टिनिटी के लिए अपने प्रोडक्ट की या फिर अपनी कंपनी की, बिज़नेस की जो हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी हमारे प्रोडक्ट को
अर्थक्वेक की वजह से या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, चोरी की वजह से या किसी भी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हम इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हम उसको क्लेम कर सकें, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस कैसे हमारी हेल्प करता है, जो आजकल आप समझते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये जो बैंक हो गया, जो बहुत तरीके की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है कि हम घर बैठे बैठे हम बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारे लिए, हम सारी बैंकिंग सर्विसेज जो भी हम घर बैठे बैठे पूरी कर सकते हैं, या हमें लोन प्रोवाइड कराता है, या एक तरीके से बैंक हमारे मीडिएटर की भी तरह काम करता है। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का पेमेंट करना है किसी और करेंसी में, एक्सपोर्ट में, तो बैंक के थ्रू हम उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग एक्टिविटी आप अच्छे से समझ सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग के लोन प्रोवाइड कराने में, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, या फिर पेमेंट करने में, या ड्राफ्ट करने में, चेक के थ्रू, बहुत सारी तरीके की एक्टिविटी होती हैं। तो उस चीज़ में बैंक हमारा लिए बड़ा रोल निभाता है। बैंक एक तरीके से कभी कभी हमारे लिए एडवर्टाइजिंग का भी काम करता है, और बैंक के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हम इंश्योरेंस एक्टिविटी भी हमें बैंक प्रोवाइड करा देता है कभी कभी, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बैंक के थ्रू हमें मिलती हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है? बिजनेस रिस्क आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि जो भी अनसर्टिनिटी इन फ्यूचर होने वाली है। बिजनेस रिस्क क्या होता है? जो भी अनसर्टिनिटी हैं जो फ्यूचर में होने वाली हैं, जो प्रोबेबिलिटी है कि हमें लॉस हो सकता है फ्यूचर में, उसको हम अनसर्टिनिटी कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन लेता है अपने बिजनेस को रन करने में, आगे बढ़ाने में, ठीक है। और अराइज ड्यू टू अनसर्टिनिटी, बिजनेस रिस्क कैसे अराइज होता है? अनसर्टिनिटी की वजह से कि फ्यूचर में कुछ और प्रॉब्लम आने वाली है, हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर देगी, या फिर वॉर छिड़ने वाला है, तो इसकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क आता है। इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, इसलिए क्योंकि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप किसी भी टाइप का बिजनेस चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको रिस्क देखने को मिलेगा कि कल को कोई, जैसे कि आप कोविड के टाइम पे देख सकते हैं, किसी को नहीं पता था, लेकिन ये भी एक अनसर्टिनिटी हुई कि तो काफ़ी बिजनेस लॉस भी हुआ उसमें, ठीक है। डिग्री डिपेंड ऑन नेचर और साइज़, हाँ डिग्री मतलब बड़ा रिस्क है, अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो रिस्क ज़्यादा है, छोटा बिजनेस है तो रिस्क कम है, उस तरीके से हम कह सकते हैं। और प्रॉफिट, रिवार्ड की तरह रूप में काम करता है कि अगर हम ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा रिवार्ड के रूप में काम करता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस रिस्क के कॉज, इकोनॉमिक कॉज, ह्यूमन कॉज और नेचुरल कॉज और फिजिकल कॉज, ये 4 टाइप के कॉज हैं बिजनेस रिस्क क्यों आता है, ठीक है। नेचुरल कॉज तो आप सभी समझते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड या फिर ड्रॉट हो गया, जो भी नेचुरल क्लैमिटी के थ्रू जो भी चीज़ें होती हैं वो नेचुरल कॉज में आती हैं। ह्यूमन कॉज में आता है कि कभी कभी जैसे आपके एम्प्लॉय ने काम करना छोड़ दिया, या फिर किसी एम्प्लॉय को कोई एक्सीडेंट हो गया इंडस्ट्री के अंदर कोई काम करते करते, तो ये सारी चीज़ें आती हैं ह्यूमन कॉज में। या फिर आपके कंपनी का कोई सीक्रेट आपके एम्प्लॉय ने लीक कर दिया, तो ये ह्यूमन कॉज के अंदर आती हैं जो रिस्क को बढ़ावा देती हैं। इकोनॉमिक कॉज कैसे आ गया कि आपकी जीडीपी चेंज हो गई, इकोनॉमी, या फिर लोगों का डिमांड्स चेंज हो गई, उनका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो ये हमारे इकोनॉमिक कॉज के अंदर आते हैं। फिज़िकल कॉज कैसे आ गए? फिज़िकल कॉज आते हैं जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है, या कोई और नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, अब आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है फिज़िकल कॉज के अंदर। तो आई होप आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी आपका फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको ये वीडियो कैसी लगती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करूं या कोई और नया टॉपिक लेके आऊं। अगर आपको कोई और टॉपिक मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।